नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। एक और विवाद पर आज हम चर्चा करेंगे और ये विवाद आज फिल्मी है। फिल्म को लेकर के जिस तरीके से राजनीतिक हलकों से प्रतिक्रिया आ रही हैं, उसने विवाद को और बड़ा रूप दे दिया है। मैं बात कर रहा हूं फिल्म घूसखोर पंडित की। यही फिल्म का नाम है, नेटफ्लिक्स पर आने वाली घूसखोर पंडित। इस पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। फिल्म के खिलाफ सीएम योगी के निर्देश पर एफआईआर हुई है। फिल्म मेकर्स पर टाइटल गलत तरीके से लेने का आरोप है। ऐसे में बहस जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि घूसखोर पंडित को एक खास जाति का अपमान बताया जा रहा है। फिल्म पर जारी विवाद में राजनीतिक लोग भी शामिल हो गए हैं। बैन की मांग के बीच फिल्म मेकर्स और मनोज वाजपेयी ने सफाई दी। अब ये सफाई कितनी काम आती है या ये सफाई कितनी ऑथेंटिक है, कितनी कन्विंसिंग है, ये आप लोग तय कीजिए। लेकिन सवाल तो उठे हैं और सवाल उठेंगे। सवाल कुछ जो उठे हैं वो ये हैं कि क्या घूसखोर पंडित फिल्म एक खास जाति का अपमान है? क्या मेकर्स ने ध्यान खींचने के लिए विवादित नाम दिया है? जैसे फिल्म इंडस्ट्री में एक कहावत मशहूर है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। क्या इन दिनों कई फिल्में राजनीति का जरिया बन गई हैं, यानी कि राजनीति स्वार्थ सिद्धि का जरिया बन गई हैं? कई और भी सवाल हैं जिन्हें ताल ठोक कर अपने मेहमानों के सामने में रखूंगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ चुके हैं। उनका परिचय कराने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम मौलवियों पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम ब्राह्मणों पे क्यों फिल्में बनाते हो? सनातन को हमेशा अपमान किया जाता है, ब्राह्मण समाज को अपमान किया जाता है। जब हमारे समाज के खिलाफ बोलेंगे, ये हमारा पर्चा उठेगा। सेंसर बोर्ड जानबूझ करके जातिगत वैमनस्य को प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। आए दिन एक व्यक्ति एक जाति विशेष के ऊपर इस तरह से टिप्पणी टिप्पणी करते हैं, एक धर्म के ऊपर आनंदगढ़ पिक्चर, क्या उनकी हैसियत है कभी वो किसी मौलवी के ऊपर बोले? कि हमारी केंद्र प्रदेश की सरकार पारदर्शी है। धीरज पांडे जो है ये ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। मध्य प्रदेश में पूरे भारत में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा उग्र आंदोलन उग्र होगा, निश्चित तौर पर उग्र होगा। उसको पंडित इंस्टीट्यूट डायरेक्टर और उनके अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। और चलिए अब मेहमानों से परिचय आपका करा देता हूं। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई प्रवक्ता नहीं दिया है। जो पार्टी ये कहती है कि अगड़ों का, ब्राह्मणों का उसे भरपूर आशीर्वाद मिलता है, आज उनके जब हक की बात आई या उनके पक्ष को रखने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौजूद नहीं है। बहरहाल विश्व हिंदू परिषद से विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता जो हैं वो हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। भुवन जोशी, प्रोफेसर भुवन जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य पाठक संयोजक हैं आरबीएम के, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के। स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, वो आज हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। दलित चिंतक राजेश पासवान हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय कुछ ही पलों में हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए, मैं क्योंकि आपने जय श्री राम का नारा लगा दिया है राज मिश्रा जी, तो चलिए डिबेट आप ही से शुरू कर देते हैं, है ना? श्री गणेश आप ही से कर लेते हैं। ये बताइए कि मतलब हम बचपन से सुनते चले आ रहे थे कि एक गरीब ब्राह्मण था, चालाक बनिया था। ये कहानियों में हमने पढ़ा है, सुना है। वो कहानी मुझे लगता नहीं कि अभी तक खत्म हुई है। कुछ उसी तरह का साउंड मुझे इससे आ रहा है, घूसखोर पंडित। ये आपको लगता है कि विशुद्ध रूप से एक फिल्मी नाम है या इसके पीछे आपको राजनीति नजर आती है? इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एक बात आपने बड़ा बीच स्टार्टिंग में कहा कि एक गरीब ब्राह्मण था, लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए इस देश का कि इस देश में उसी ब्राह्मण को कहा गया, नहीं साहब घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया है, नहीं साहब कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। अरे यार, ये बड़ा अजीब है कि जब वो
हर कथा में, हर पात्र में, हर जगह पर वो ब्राह्मण जब गरीब था तो फिर वो अत्याचारी कैसे हो सकता है? वो पीड़ित ही रहा सदैव, और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। तो कहानियों में था ना राज जी, गरीब तो कहानियों में था, कहानियां तो कपोल कल्पित होती हैं। सुन लीजिए, कहानियों में था, सच्चाई में यह रहा है भाई। ब्राह्मण इस देश के अंदर, जिस ब्राह्मण ने सदैव अपने आप को ना देख करके, ब्राह्मण वो जाति रही है जिसने रावण की पूजा ना करके महर्षि वाल्मीकि के रामायण को पढ़ने का प्रयास किया है। ब्राह्मण वो जाति रही है जिसने कबीर जी के दोहों का स्मरण किया है सदैव। ब्राह्मण वो जाति रही है जिसने संत रविदास का स्मरण किया। सुन लीजिए, लेकिन घूसखोर पंडित, यही कहना चाहता हूं कि क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति की औकात है, या किसी फिल्म मेकर की औकात है, या किसी सोशल मीडिया वाले व्यक्ति की औकात है कि वो कह दे घूसखोर मौलवी, वो कह दे घूसखोर मुल्ला, वो कह दे घूसखोर पादरी, लेकिन वो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इस देश के अंदर क्या क्या किया है भाई हमने? क्या पाप किया है हमने ब्राह्मण होकर के इस देश के अंदर? जो कहा जा रहा है ब्राह्मण से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, पोंगा पंडित कहां से लाए भाई? पोंगा पंडित कौन सा शब्द लेकर के आए हो? आज घूसखोर पंडित, जब भी किसी मैं आज फिल्म की बात आई है, फिल्म बनती है केदारनाथ, उसमें जिस मुस्लिम का कोई लेना देना नहीं है, उस मुस्लिम एक लड़के को वहां पर हीरो दिखाया जाता है, और पंडित को क्या दिखाया जाता है? पंडित को वहां का जो हेड प्रीस्ट है उसको विलेन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। उसकी लड़की को दिखाया जाता है कि उसकी लड़की प्रेम करती है, और फिर वो लड़का हीरो है, और वो जो पंडित है वो उसको रोकता है, वो विलेन है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण इस देश का रहा है। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, आज तक अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़े थे। वो ये तो आपने ओ माय गॉड OMG एक फिल्म और देखी होगी, जहां संतों का, पीके आपने फिल्म उठा करके देखा होगा, संतों का जबरदस्त अपमान, मंदिर का जबरदस्त अपमान। अरे इतनी अगर औकात है किसी के अंदर तो बना के दिखाओ ना भाई, दिखाओ मदरसे पर एक फिल्म बना करके, दिखाओ ना मौलवियों पर एक फिल्म बनाकर। लेकिन कहना चाहता हूं ब्राह्मणों, अब सिर्फ शास्त्र पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। शास्त्र के साथ अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो शस्त्र भी लेकर के चलना होगा। बिना शस्त्र के इस देश के अंदर अब आपको अपना सम्मान नहीं बचता हुआ दिख रहा है। प्रोफेसर भुवन जोशी भी ब्राह्मण है, रुक जाइए प्रोफेसर भुवन जोशी, क्या अब शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, केवल अब शस्त्र उठाने पड़ेंगे ब्राह्मण को? ये तो उन्माद फैलाने वाली बात हो गई। ये उन्माद फैलाने वाला नहीं है। कब तक पीड़ित रहेंगे भाई? अच्छा, डिबेट में गधा का क्या काम, ये बताइए। सॉरी, डिबेट में गधा का क्या काम? गधा का काम है अगर सनातन के खिलाफ, मैं सत्य बता रहा हूं, और अब अगर ब्राह्मण के खिलाफ किसी ने अत्याचार का प्रयास किया, हम इससे अरे इस देश में कानून व्यवस्था है भाई। राज मिश्रा जी, आप अपना मंत्रोच्चारण कीजिए, यही वाला आप मंत्रोच्चारण कीजिए। आपको शस्त्र का क्या काम है? अब ब्राह्मण को परशुराम के पथ पर चलने की जरूरत है। पवन जोशी, देखिए, देश और प्रदेश में जो ब्राह्मणों पर जुल्म और सितम है वो इस समय पराकाष्ठा पे है। अच्छा, और वो हम देख पाते हैं शंकराचार्य के रूप में, जिनको उनका मौलिक अधिकार, वो भी ब्राह्मण थे। ये आपने फेंका, कहना नहीं चाहिए, योगी सरकार ने उनका जो मौलिक अधिकार था स्नान, वो भी नहीं होने दिया। ये पूरे देश और प्रदेश ने देखा। और जो गौरव गाथा है ब्राह्मण समाज की, उसको इस तरह के टाइटल देकर एक सरकार के इशारे पे, मैं, क्योंकि जो सेंट्रल बोर्ड होता है फिल्म का, सेंसर बोर्ड होता है, ये इकाई में जो सरकार होते हैं उसी के लोग इसके अध्यक्ष बनते हैं। जब इतना बड़ा एक कांड हो गया, एक जाति विशेष, जब इतना बड़ा कांड हो गया सरकार के नीचे, और सरकार की जब किरकिरी हो गई, और वो समाज जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी है, लेकिन जब बात आती है उन पे जुल्म सितम की, और बड़ा दुख हुआ, आप जैसे ईमानदार पत्रकार मनोरंजन जी, आपका भी एक पूरे देश में एक ईमानदार पत्रकार की आपकी अपनी एक अलग पहचान है। और आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें आशीर्वाद मिला। मुझे कहां से घसीट लाए? मैं नहीं, आपने विषय का जो आकलन करा उसको देश देख रहा है। प्रोफेसर भुवन जोशी के कहने से कुछ नहीं होता है, पूरा देश देख रहा है कि आपने उस विषय को उठाया कि आज जरूरत थी ब्राह्मण समाज को, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर दिखाई नहीं दिए, गायब हो गए। ये बुआ जी ने उठाया है, हमसे पहले ये बुआ जी ने उठाया। मैं आपको अपना आपका गठबंधन रह चुका है। मैं आपको अपना कार्यकाल याद दिलाता हूं।
हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने अगर सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम करा लखनऊ का, तो वो जनेश्वर मिश्रा जी पे पार्क बनाया। ये साहस किसी ने करा तो माननीय नेताजी ने करने का काम करा। और माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता है, उन्होंने हम जैसे साधारण सुदामा को अपना प्रवक्ता बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया। ये सम्मान देने का काम कोई करता है तो हमारे नेता अखिलेश यादव जी करते हैं, माननीय मुलायम। ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, अब सवाल यह है कि सरकार के कहने पर ये एफआईआर हुई है, लेकिन इसे सरकार का ही षड्यंत्र बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम की तरीके से इस फिल्म का को पूरा पटकथा इसकी तैयार की गई है, इसका टाइटलिंग इसकी की गई है। बाकायदा ब्राह्मणों पर हमला करने के लिए एक सोची समझी राजनीति है ये फिल्म। देखो, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या इस प्रकार के जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं, जो हमेशा हिंदुओं को जब गाली दी जाती रही तो उनके साथ पंडितों की हो रही है, उसका तो बता दीजिए ना स्वतंत्रता के साथ पंडितों पर अत्याचार हो रहा है, बात कर रहे हैं किसी और की, आप बात करिए ना, पंडितों की बात करिए, खुल के बोलिए। हमारे पे आरोप लगा रहे हैं ये कांग्रेस बीजेपी की सरकार के द्वारा नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा अपमान हुआ है, उसको बोलने का साहस करिए। आप देश देख रहा है आपको, पानी देश देख रहा है आपको, पानी भवन जी पानी इतना गर्म हो रहे हैं भाई। ये जो जोशी जी हैं, रुक जाइए बोल लेने दीजिए। ये जो जोशी जी हैं अनुराग जी, ये जो जोशी जी हैं, ये समाजवादी पार्टी में मिलकर के खान साहब हो गए हैं। इनको याद नहीं रहा। खड़ा रहिए ब्राह्मणों के साथ, मैं चैलेंज करता हूं आपको, ब्राह्मण खान साहब बोल रहे हैं। अब आप उनको ब्राह्मणों के साथ खड़ा रहिए, आप देश के साथ खड़े रहिए। आप जोशी जी नहीं, आप किसी पे आरोप मत लगा लीजिए, आप पे आरोप लगा दूंगा तो चुलाइए मत, पता चल जाएगा आपको। आरोप मत लगाइए, किसमें कौन क्या हो गया, कौन क्या हो गया, आरोप सिद्ध मत करिए टीवी में बैठ के, अपनी मर्यादा में बोलिए। अच्छा ठीक है, उनको आज आप व्यक्तिगत ना हो तिवारी जी, आप घूसखोर पंडित पर बात कीजिए। नहीं, मैं तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति पर कैसे बोलेंगे, समाजवादी पार्टी का क्या लेना प्रोफेसर भुवन जोशी साहब पर कैसे बोल देंगे। आप फिर शुरू हो गए, रुक जाइए, मैं हूँ संभालने के लिए सर। हाँ तिवारी जी, देखो अनुराग जी, अगर ऐसे बदतमीज प्रवक्ताओं के साथ आप अरे छोड़िए तो अरे क्या बोल रहे हो, नहीं आप क्या बोल रहे हो, आपने शुरुआत करी है, बदतमीज कौन है, देख रहा है 140 करोड़ लोग देख रहे हैं, कौन बदतमीज है, कौन बदतमीजी की भाषा बोल रहे हैं, आप आरोप लगाओगे, आपकी हैसियत क्या है। समाजवादी पार्टी को और भुवन जोशी को छोड़ करके फिल्म पर बोलिए, मोहल्ले के गुंडों से अच्छा छोड़िए, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, भुवन जोशी नहीं है, तुम्हारा सर्टिफिकेट जब मैं नहीं जीता हूं। अच्छा ठीक है, अब आप व्यक्तिगत ना होइए तिवारी जी, आप फिल्म पर बात कीजिए, फिल्म पर जो सवाल पूछा है वो उसका जवाब दीजिए। मैं बात कर रहा हूं, हटाइए, कोई झगड़ा थोड़ी। मैंने कहा कि ये वो परिपाटी है जो आपने जहां से प्रारंभ किया था कि मुंबई की जो फिल्में बनती थी उसमें ठाकुरों को अत्याचारी बताया था और बड़ियों के लिए बात की जाती थी, ब्राह्मणों के लिए बात की जाती थी, उसी परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। कभी भी चाहे मैं बात कर रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की बताइए, भारतीय जनता पार्टी में कांड हो गया है, तुम्हारी नाक के नीचे कांड हो गया है, पंडितों पे अत्याचार हो गया है, पंडितों पे दुराचार हो गया है, बोलने की हिम्मत है तुम में, बोलिए दो शब्द, बोलिए पिक्चर के पीछे क्या बात, जिस लाइन को बहस करिए उस लाइन पर बोलिए, मत गाली दीजिए समाजवादी पार्टी को, मत गाली दीजिए कांग्रेस को, बताइए भारतीय जनता पार्टी के समय में कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे दुराचार हो रहा है, बताइए उसको। प्रोफेसर भुवन जोशी, बोलने की हिम्मत करिए, आप प्रोफेसर भी, अरे भुवन जोशी इधर उधर मत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ एक प्रोफेसर भी हैं, आपके स्टूडेंट देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कल से क्लास में आना बंद कर देंगे, क्लास में आना बंद कर देंगे, बताइए। ठीक है, सारा देश जानता है, सारा उत्तर प्रदेश जानता है, सारा उत्तर प्रदेश जानता है, सारा फिल्म अभिनेता, ठीक है तिवारी जी मैं आता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी पर डिबेट नहीं है। फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपने जो बड़ा प्रख्यात सीरियल था, दूरदर्शन पर आता था, महाभारत, उसमें आपने गुरु द्रोण की भूमिका निभाई थी। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र पाल जी आपका मेरी इस डिबेट में। मैं सीधे सीधे आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार ये कहा जाता है कि फिल्मों को एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना चाहिए। अभी नेटफ्लिक्स पर जो फिल्म आने वाली है घूसखोर पंडित,
इसे क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ विशुद्ध रूप से एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया जाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए? और जिस तरीके से अब इस पर राजनीति हो रही है कि जाति विशेष को संबोधन देकर के उसे निशाने पर लिया गया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सेट एंटरटेनमेंट के लिए होती है, लेकिन एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी की जाए या उसके नाम का मिसयूज किया जाए। इसके तो बिल्कुल खिलाफ हो कि आप एक ठाकुर को जो है वो डाकू बना देते हैं और उसको अय्याश बना देते हैं। इस तरह का जो वो है चलन जो है वो उसके खिलाफ होगा, बिल्कुल खिलाफ। अब ये घूसखोर पंडित नाम सही है या गलत है? इस तरह का धर्म का नाम लेकर, धर्म के और या किसी जात विशेष के नाम लेकर आप उसके ऊपर फिल्म बनाए और उसको आप कहें कि ये जो है एंटरटेनमेंट है, तो मैं जो हूँ इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये जात विशेष के ऊपर एक कुठाराघात है और इसको ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। यानी आप भी मानते हैं कि इस फिल्म का नाम सोची समझी राजनीति है? एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे हमारे सामने स्कोप है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे सामने जिनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष के ऊपर नाम लेकर फिल्म बनाना, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल भी इसको प्रोत्साहन नहीं दूंगा और ना ही मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। ठीक है सुरेंद्र पाल जी, जैसा हमने देखा पद्मावत फिल्म को लेकर के विवाद हुआ था, मां संजय लीला भंसाली पर हमला भी हुआ था, लेकिन फिल्म को पूरा फायदा मिला था। जी, फिल्म को इसका पूरा विवाद का फायदा मिला था। क्या आपको लगता है कि घूसखोर पंडित को भी इस विवाद का फायदा मिलने वाला है और शायद इस फिल्म के मेकर्स ने यही सोच करके टाइटलिंग की? अनुराग जी, वो तो कमर्शियल फैक्टर है, उसके ऊपर तो मैं नहीं टीका टिप्पणी कर सकता हूँ। डेफिनेटली आजकल जो है कोई जो फिल्म जो है छोटी मोटी फिल्म आती है कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, इस तरह की करते हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसको मीडिया में ले जाएंगे। हाँ, बट सुरेंद्र जी ये छोटी मोटी फिल्म नहीं है, इसमें तो मनोज वाजपेयी लीडिंग रोल में है। जी बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल तो बड़े लोग भी इस तरह की स्टंटबाजियां करते हैं, क्योंकि आजकल फिल्मों को चलाने के लिए इस तरह के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन मैं ये जो जाति विशेष इन्होंने टिप्पणी की और इन्होंने उसका नाम यूज करके एक गलत तरीके से यूज, मैं इसके बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता। उन्होंने अपनी राय जो व्यक्त की उससे साफ हो गया कि वो घूसखोर पंडित इस टाइटल के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि फिल्म को प्रचार प्रसार मिले, फिल्म विवादित हो और इस विवाद का फायदा फिल्म को मिले, इस वजह से आजकल ये ट्रेंड चल निकला है। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं। प्रोफेसर सतीश प्रकाश, अब मनोज वाजपेयी कह रहे हैं कि नीरज पांडे बड़े गंभीर डायरेक्टर हैं, हमने देखा है वो कितने गंभीर डायरेक्टर हैं, वाकई में उन्होंने बहुत गंभीर विषयों पर गंभीरतापूर्वक फिल्में बनाई हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार वो विवाद को लेकर के ज्यादा गंभीर नजर आते हैं? नहीं, देखो अभी तक का अगर ट्रैक देखो, नाम सबनम उन्होंने जो मूवी बनाई है, जो इससे पहले 2 मूवी उनकी बड़ी हिट मूवी रही है। देखिए, एक मेरे लिए कहीं ना कहीं बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि नीरज पांडे जिस समाज में पैदा होते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उस समाज को जानने का उसको ज्यादा मौका मिलता। ऐसे में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि एक बात आप मानेंगे, वो बाकायदा फाइनेंशियल के साथ साथ उनका पैसा भी लगा हुआ है, इसकी पूरी कहानी, इसके पूरे संवाद उनके खुद के लिखे हुए हैं। तो अगर वो ऐसी गलती कर रहे हैं, देखिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति कला के नाम पर, फिल्म के नाम पर, आप किसी की भी कोई भी समूह हो, कोई भी लोगों का समूह हो, उसकी जनभावनाओं को आप नहीं भड़का सकते। इसीलिए इस फिल्म के जो डायरेक्टर है 196 में जो आपका सीधा सीधा मना करता है कि भाई लिंग, जाति, धर्म, भेद, क्षेत्र के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो मेरा मानना यह है कि यहाँ एक एंगल और है अनुराग जी, एक संस्था है मेकर्स कंबाइंड, जो ये तय करती है कि किसी फिल्म का टाइटल क्या होगा, टाइटल उसके द्वारा होता है, और उसने बाकायदा नोटिस जारी करा है कि इन लोगों ने अभी मेकर्स कंबाइंड के अंदर कोई भी टाइटल नहीं रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि
पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे योगी जी ने एक ब्राह्मण संत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, पूरा का पूरा एक माहौल बना। कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं बिल्कुल पूरे देश में जो ब्राह्मण समाज है वो अपने आप को दुखी और पीड़ित महसूस कर रहा है। सरकार का नजरिया उसके प्रति बहुत बेहतर नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो नीरज पांडे जी है उनको लगा कि अगर इन लोगों की भावनाओं के साथ, क्योंकि ऑलरेडी वो दबाव लगा हुआ है, उसके अंदर एक भाव है और वो भाव पे ऊपर जाकर के उन्होंने एक मार्केटिंग टूल के रूप में इनको यूज किया हो। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा वाजपेयी जी, जोशी जी, देखो जोशी जी कोई भी व्यक्ति हो, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ये सच है, मैं बिल्कुल 100% यहाँ पार्टी प्रवक्ताओं की बात नहीं होगी, लेकिन ये सच है कि कोई भी ब्राह्मण लीडर चाहे वो किसी भी दल में काम कर रहा है, रहता तो उसी समाज के बीच है, इसी पीड़ा उनके अंदर है कि सरकार को बाहर निकलना चाहिए। बाकायदा कोई भी अगर नेटफ्लिक्स के ऊपर कोई मूवी बनती है, ओटीटी के भी अपने नियम कायदे कानून है, केंद्रीय कमेटी ये तय करती है। क्योंकि अगर आप खुले रूप से किसी भी डायरेक्टर के हाथ में अगर ये बातें देंगे तो वो चीजें, उनके डायलॉग, उनके संवाद, उनका पिक्चराइजेशन किसी फिल्म में। आदित्य पाठक हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संयोजक हैं आप। आदित्य पाठक जी, मनोज वाजपेयी बयान दे रहे हैं कि किसी भी समुदाय जाति विशेष को हिट नहीं किया गया है, इसमें किसी को भी टारगेट नहीं किया गया है। फिल्म में उनका नाम अजय दीक्षित है ना, और वो एक घूसखोर पुलिस वाले बने हैं और वो इतनी घूस लेते हैं कि पंडित के नाम से प्रख्यात हो जाते हैं, कुख्यात हो जाते हैं, और इसीलिए फिल्म का नाम घूसखोर पंडित है। क्या आपको अब भी लगता है कि मनोज वाजपेयी की बात पर यकीन किया जाना चाहिए कि फिल्म में किसी जाति विशेष को टारगेट नहीं किया गया है? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय परशुराम, पैनलिस्ट को और पूरे दर्शकों को। जब फिल्म का सब्जेक्ट ही, टाइटल ही घूसखोर पंडित दिया गया है तो इसमें प्रश्न पूछने का कोई विषय ही नहीं है। वो पंडित नहीं है, पंडित है, पंडित। दैट इज पंडित और पंडित, वो कोई अलग नहीं है। पंडित को पंडित कह के चढ़ाते हैं, तो इसलिए चढ़ा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर गालियां दी जा रही है। जी ठीक है, मैं यहां रुक करूंगा अब राकेश उपाध्याय जी का। राकेश उपाध्याय जी, क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया जाता है या एक रेगुलेटरी होती है जो उसको रजिस्टर्ड ही नहीं होने देती, हम रजिस्टर्ड कराते हैं फिल्म के नाम, क्या आपको लगता है कि अब ऐसा भी एक कानून आना चाहिए जिसके तहत विवादित नाम रजिस्टर्ड ही ना किए जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है नीरज पांडे ने ये नाम रजिस्टर्ड करवाया होगा, घूसखोर पंडित, और बाकायदा इसका रजिस्ट्रेशन के लिए फीस दी होगी उन्होंने एक, और इस नाम को उन्होंने जब फिल्म बनाई तो अपने खरीदे हुए नाम को इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि क्या वहीं पर एक बैरियर, एक जैमर लगना चाहिए कि आप विवादित नाम ही रजिस्टर्ड ना करें? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डिजिटल लॉ है, आईटी रूल्स 2021 है, उसके अंतर्गत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वो सीबीएफसी के दायरे से बाहर हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के। अब ये कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं? अब मानहानि का मामला है या किसी की भावना आहत होने का मामला है, वो तो केस बन जाता है, और केस बन भी रहा है। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन इस पर सरकार को और सख्त होना चाहिए, क्योंकि हम जिस दौर में जा रहे हैं उस दौर में हम भारत के अंदर जाति जनगणना करने वाले हैं। आज ये पंडित को लेकर आ गया। पंडित शब्द ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में विद्वान के लिए है, कोई भी पंडित शब्द किसी भी जाति का व्यक्ति लगा सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से पंडित शब्द को एक तरह से शक्ति ब्राह्मण परंपरा से मिली है, इसलिए ब्राह्मण समाज पंडित शब्द से स्वयं को जोड़ता है। और वैसे पंडित शब्द कोई भी लगा सकता है जो पंडित वास्तव में नहीं है। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वस्तुतः वो कोई वेद के विद्वान तो थे नहीं, लेकिन पंडित लिखा जाता था क्योंकि उस ट्रेडिशन से बाद में अपने को बिलोंग करने लगे। हालांकि पहले वो और लेफ्ट लीनिएज के जितने लोग हैं ये सब अपना नमुद्रीपात से लेकर के डांगे से लेकर के जितने भी हैं ये सब अपने को ब्राह्मण कहलाने में तो बड़ी रुचि रखते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण जीवन के संस्कार से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए नहीं होता, ब्राह्मण की जजमानी देश की अन्य जातियों के लिए होती है। बिना अन्य जातियों के ब्राह्मण अधूरा है, जैसे अन्य जातियां ब्राह्मण के बगैर अधूरी हैं। यही भारत की परंपरा ग्रामों में हजारों साल से चलती आई है। अब दिक्कत यह है कि नए दौर में विशेष रूप से इस संवैधानिक व्यवस्था में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से पैदा हुई है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही
आज की मौजूदा पार्लियामेंट की जननी कही जाती है। अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए गांधी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था हिंद स्वराज में, उन्होंने कहा था ये संसद जो है ये वैश्या है, ये कुछ भी अपने से नहीं करती है, ये बांझ है, ये संसद स्वयं में भ्रष्ट है, और ये संसद, इसका चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये केवल लोगों को लड़ा करके अपना फायदा, अपने सत्ता बनाने का रास्ता निकालता है। इस संसद को लेकर आज अविश्वास पैदा हो रहा है भारत में, क्योंकि ये कुछ करना नहीं चाहते, ये केवल झगड़े का विषय, और पार्लियामेंट में झगड़ा, कोई प्रधानमंत्री को घेर लो या विपक्ष के नेता के किसी बारे में 6 किताब लेके बैठ जाओ, ये सब जो हो रहा है चरित्र हनन, अब वो जाति हनन के रूप में आ रहा है। और ये जाति हनन का जो मामला है ये बहुत गंभीर है, ये भारत के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर इसको रोकने का प्रबंध संसद ने नहीं किया, विधानसभाओं ने नहीं किया, तो संसद और विधानसभाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, वो आपको नहीं पसंद है, अलग बात है, लेकिन मेरा राकेश जी एक छोटी सी बात कहना है कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 14 भी है, 15 भी है, तमाम लोगों की अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी लागू है, उसमें बाकायदा बंदिश भी है। कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति के अधिकार का नाजायज फायदा नहीं उठा जा सकता। भारत के संविधान में जो पहला परिवर्तन हुआ था, अरे कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल के निकल जा रहा है। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज मेरे साथ हैं, कोई किसी को कैसा भी बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शैलेशानंद जी वाले केस को मैं कोट कर रहा हूं अभी, बताइए। अच्छा, दरभंगा वाले केस को कोट कर रहा हूं। एक गांव में पूरी तरह से एक गांव के ब्राह्मणों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। बताइए उसका क्या रीजन है? कहां है पॉलिटिक्स, कहां है बीजेपी, कहां है समाजवादी पार्टी? कहना यह है कि आपने गदा के बारे में बोला कि गदा लेके क्यों आए हैं। मैं बताना चाहता हूं इस मंच से, अब गदा ही उठेगी, शास्त्र की भाषा नहीं, शस्त्र की भाषा चलेगी। ये तो धमकी है, ये तो धमकी चलेगी, धमकी, क्योंकि हम प्रताड़ित हैं, हम प्रताड़ित हैं, हम गरीब थे, गरीब हैं, लेकिन अगर चीटी को भी दबाया जाएगा, अनुराग जी, चीटी भी चुटकी काट के निकलती है, सुन लीजिए की हत्या होती है, सनातन को गाली देने वाले क्यों खुले घूमते हैं? ठीक है, कई मेहमान अभी बचे, स्वामी जी की बारी आने दीजिए। स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज, बताइए ना वहां पे दरभंगा में जो केस हुआ, वहां के एमएलए एमपी, कहा कि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति पंडित लगा सकता है, तो क्या घूसखोर पंडित नाम को ब्राह्मणों से जोड़कर देखना ठीक है कि ये जाति विशेष का अपमान है, समुदाय विशेष का अपमान है? देखिए अनुराग जी, ये बात स्पष्ट रहे सबको कि इस देश के अंदर एक सांस्कृतिक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, जो कि वर्ण व्यवस्था आपस में मतभेद को ज्यादा से ज्यादा पैदा करने के लिए हो रहा है। आप उसको हरिराम नहीं से देख ले यदि फिल्म के परिप्रेक्ष्य में, तो अर्जुन पंडित तक ले आइए, अर्जुन पंडित से लेकर के आज आप घूसखोर पंडित तक ले आइए। देखिए नीरज पांडे जी के षड्यंत्र के शिकार नहीं होते ना, तो घूसखोर अवस्थी, घूसखोर दीक्षित, घूसखोर अजय इस नाम से मूवी बना सकते थे, किंतु यदि घूसखोर बनाया गया कि बाजार के अंदर जो चल रहा है, समाज के अंदर जो चल रहा है वर्ण का मतभेद, उसको उन्होंने आर्थिक रूप से दोहन करने के लिए ही घूसखोर पंडित लगाया। तो मैं इस बात की निंदा करता हूं। याद रखिएगा, यदि हम इसको वैमनस्य के आधार पे या इतिहास के आधार पे ले, तो ब्राह्मण को मैं एक जाति नहीं कहता। वेद व्यास जो रचयिता रहे इतने सारे वेद पुराणों के, वो अपने आप में एक मल्लारहन की संतान थे। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, पंडित को कहा जाता है जो कि किसी व्यवस्था का विशेषज्ञ हो जाता है, ज्ञाता हो जाता है। हमारे सप्तऋषियों का आप बोलेंगे कौन सी जाति के थे, तो जाति व्यवस्था मध्यकाल का हमारे ऊपर एक दाग है, उस दाग को हम आपको ही धोना है। किंतु एक बात स्पष्ट रखिएगा, अब ये जाति व्यवस्था अनुराग जी जब से हो गई है ना, जब से ये बात तो स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र चल रहा है, निरंतर रूप से सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। आप देखेंगे, आपने अभी एक हमारे सुधी वक्ता ने कहा था कि अंग्रेजों के पार्लियामेंट के अंदर, याद करिए, उसी अंग्रेज की नीति के अंदर, प्रीवी काउंसिल के अंदर, कोलकाता के अंदर ब्राह्मण को उन्होंने चेयरमैन बनाने से मना कर दिया था, सिर्फ इस बात के लिए, उनका कहना था कि इनका जुडिशियल नहीं होता। ऐसा नहीं है, आपके यहाँ का कोई से भी वर्ण का, कोई से भी जाति का जो ज्ञाता होगा, उसके खिलाफ सदैव से एक षड्यंत्र चलता आया है। और आज के राजनीतिज्ञ भी पूर्ववर्ती शासकों की तरह ब्राह्मणों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे, ये तो स्पष्ट हो रहा है जी। ठीक है, राजेश पासवान मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश पासवान जी, क्या आप भी मानते हैं कि अब
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी ब्राह्मणों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है? हालांकि जानकारों का मानना है कि आज से नहीं चल रहा, सालों से चला आ रहा है। देखिए, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, जिस समय जो मुद्दे ज्वलंत होते हैं, जो बिकने वाले होते हैं, उस पर काम करती है। मैं पहली बार ये कह देना चाहता हूँ कि घूसखोर के साथ पंडित जो शब्द लगाया है वो मुझे भी सही नहीं लगता, पंडित नहीं लगना मुझे तो ये घूसखोर पंडित नाम नीरज पांडे के स्टैंडर्ड का ही नहीं लगता। मैं साहब दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, पंडित शब्द की इसकी उत्पत्ति पांडित्य से भी होती है। जो किसी का स्पेशलाइज्ड हो जाता है उसके साथ पंडित जोड़ दिया जाता है, जैसा राकेश सर ने बताया। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं सिर्फ आज ब्राह्मणों के खिलाफ हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री ने कई वर्गों के, कई धर्मों के खिलाफ उसकी अपनी रणनीति चलती रही है। जो हमारे अनुकूल लगता है, सरकारों के अनुकूल लगता है, उसको टैक्स फ्री करते हैं, उसको दिखवाते हैं, उसको प्रोपगेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को। और जो हमारे खिलाफ लगता है उसके खिलाफ उठवा देते हैं। एक और चीज़ आप देखेगा कि ये जो भी क्रोनोलॉजी है ना, कश्मीर नाम कुछ गलत दिखाया गया था। नहीं, मैं देखिए एक दुर्भावना धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, संप्रदाय के खिलाफ दुर्भावना वाली जितने भी फिल्में बनी हैं, आप सबको देख लीजिए, तो सबका एक अपनी क्रोनोलॉजी होती है। जो हमारे अनुकूल लगता है उसको प्रमोट करते हैं, जो हमारे अनुकूल नहीं लगता राज्य सत्ता उसको अपने दूसरे तरीके से चैलेंज करवा देती है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, शुरुआती दौर में हमारे पास पेशेंस लेवल अधिक था, हम में एक दूसरे की आलोचना करने की, आलोचना सुनने की ताकत थी, बर्दाश्त करने की क्षमता थी। अब वो नहीं हो रही है, अब कम हो रही है। ये चीज़ें कई बार सरकार के समर्थित, कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा समर्थित भावनाओं को भड़काने के काम किया जा रहा है। कहना ये पूरे समाज के लिए, पंडितों को गाली दिया जाए, घूसखोर पंडित कहा जाए, हम पेशेंस रखें। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, मुझे एक बात, मुझे बताइए, हम पेशेंस रखें, गाली दिया जाए ब्राह्मणों को, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए और हम पेशेंस रखे रहे। घूसखोर पंडित आप चिल्लाते हैं, ब्राह्मण बाहर निकलो, देश से बाहर निकलो, और उसके बाद हम उसको शांति सुनते रहे तो फिर मजा आएगा। दूसरी जातियों के खिलाफ यदि ब्राह्मण समाज ने, दूसरी जातियों के उत्पीड़न के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने आवाज उठाई होती, हमेशा आवाज उठाई है, हमेशा आवाज उठाई है। ब्राह्मण ने ना तो किसी को पीड़ित किया है, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं। जिसकी हिम्मत हो वो इतिहास उठाकर दिखा दे कि ब्राह्मण ने किसी को पीड़ा दिया, उसका सम्मान, ब्राह्मण किसी को पीड़ित करता रहा। कांग्रेस से वैभव त्रिपाठी हमारे साथ। अच्छा, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। वैभव त्रिपाठी, ब्राह्मण का दिखाइए ना, कोई इतिहास दिखा दीजिए। ठीक है, वैभव त्रिपाठी जी का रुक कर। वैभव त्रिपाठी जी अभी विजय शंकर तिवारी जी बोल रहे थे और वो ये कह रहे थे, अच्छा नहीं आपस में शायद नहीं पता है, अरे भाई आपस में आपको नहीं पता है, ब्राह्मण राजा बताओ किस प्रकार से हुआ। नहीं, इन्होंने कैसे कहा कि नहीं ब्राह्मण। अरे भाई ये पर्सनल थोड़ी हो रहा है, आप बाहर जाके लड़ लीजिएगा। अभी मेरी डिबेट होने दीजिए। रुक जाइए वैभव त्रिपाठी, अच्छा सबसे ऊंची आवाज भी कर सकता हूं मैं। रुक जाइए भाई, राजेश त्रिपाठी से बात करने दीजिए मुझे, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। रुक जाइए, राज मिश्रा जी, मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया था, रुक जाइए। वैभव त्रिपाठी जी, आरोप ये लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को इसके लिए दोष देना गलत है। कांग्रेस की सरकारें जब हुआ करती थी, देश में 60 साल का राज रहा आपका, तब भी इस तरीके की फिल्में बनती थी, जब हीरो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता था लेकिन एक धर्म विशेष की चादर ओढ़ करके गोलियां खा करके भी जिंदा रहता था। ऐसी कई फिल्में बनी है, 30 से ज्यादा फिल्मों के नाम गिनाए जा सकते हैं। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। अनुराग जी, ब्राह्मण पे बहुत सारी बातें हुई, तो मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। ऋषु तपस्वी संतोषी, क्षमाशीलो जितेंद्रिय, दाता शूरो दयालुश्च, ब्राह्मणों नवभिगुरुण्डे। ब्राह्मण के ये 9 गुण हैं। सवाल ये है कि अभी स्वामी जी महामंडलेश्वर जो हैं, उन्होंने जो बात कही, मुझे इस पे आपत्ति है। आप गेरुआ पहने हैं, आपको सब प्रणाम करते हैं, तो ऐसी बात न करिए। महिला का कोई वर्ण नहीं होता, सनातन में महिला का कोई वर्ण नहीं होता। और महर्षि पराशर के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास, तो कृपया ऐसी बातें करके ब्राह्मणों का अपमान आप भी ना करें। एक बात यह है, देखिए, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद से आते हैं और वो भाजपा पे बात करने की जगह, जिसके समय में ये हुआ है, वो कांग्रेस सपा हो जाते हैं। सवाल ये है कि आज जिसकी सत्ता है, क्या आपके पास 2 शब्द नहीं है उसके खिलाफ बोलने को? विनय शंकर तिवारी जी, सवाल इसलिए खड़ा होता है भाजपा पे
कि 3,500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या यूपी में हो गई है, कोई आवाज नहीं है। सवाल इसलिए है कि विजय मिश्रा जी, हरिशंकर तिवारी जी, विकास दुबे, किसी अपराधी के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, तभी ब्राह्मण कोई बात नहीं करेगा। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के स्वजातीय ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, दिलीप सिंह, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? आपने कहाँ फिल्म से रियलिटी में पहुंच गए सर? ये पॉलिटिकल हो आप फिल्म से अनुराग बात फिल्म की हो रही है, आप पॉलिटिक्स में पहुंच गए। आप इस बात को अनुराग समझिए कि 10 लोगों का आपने पैनल रखा है, बात होने ही नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि ब्राह्मण आज इस सत्ता में उपेक्षित महसूस कर रहा है और फिल्म इंडस्ट्री सत्ता को खुश करने के लिए ऐसे टाइटल, ऐसे फिल्म बना रही है जहां यादव मीटिंग कर सकता है, दलित मीटिंग कर सकता है, ठाकुर मीटिंग कर सकता है। ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की और भाजपा के तरफ से तलवारें खींच गई। ब्राह्मण सोच रहा है। अच्छा ये बताइए, अच्छा वैभव जी ये बताइए, एक ऑफ बीट सवाल पूछता हूँ आपसे। ऊपर जब सत्ता अत्याचार करती है तो आपके मुंह में एक शब्द नहीं निकलता, बताएं। अच्छा ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी आपसे सवाल पूछा गया, ये बताइएगा और मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि ये घूसखोर पंडित नाम रख के नीरज पांडे की फिल्म ज्यादा हिट होगी या इस विवाद को उजागर करके जिस तरीके से मायावती ने पत्ता फेंका है उनकी फिल्म ज्यादा हिट होगी? अनुराग जी, मैं अभी जो हमारे पहले से प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं नाम किस पार्टी से है मैं वैभव त्रिपाठी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। हाँ, वो एक्सीडेंटल हिंदू वाले पार्टी से ना। हाँ, त्रिपाठी जी आप एक्सीडेंटल हिंदू वाली पार्टी के नेता के एक मिनट आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा हूं। अरे तिवारी जी ने सबको धैर्य के साथ सुना है। जहर ही बोलोगे, जहर के लिए पैदा हुए बोलने को, जहर घोलना है, जहर बोलना है। विनय शंकर नाम है, लेकिन विनय का आपका दूर दूर का नाता नहीं है मित्र। आप जिस तरीके से विजय नाम है, विनय नहीं है, विनय नाम नहीं, विजय नाम है। अच्छा ठीक है, अच्छा विजय, अच्छा पहले भी विजय जी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, मैं चाहता हूँ विजय जी अपनी बात पूरी करें। बाकी पार्टियों को टारगेट करने लगते हैं, सत्ता में जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ। अरे अच्छा अपनी बारी पे आप ये सब नहीं बोलते हैं, दूसरे की बारी पे सब बोलने लगते हैं। विजय शंकर तिवारी बात खत्म कीजिए। हाँ त्रिपाठी जी, जब सनातन को समाप्त करने की बात दक्षिण से हुई थी तब आप उनकी पीठ थपथपा रहे थे ना, तो उसमें सनातन में ब्राह्मण भी आता है, क्षत्रिय भी आता है, वैश्य भी आता है, सारे लोग आते हैं, तो आपको अच्छा लग रहा था। एक मिनट, अरे सुनिए तो मेरी बात कहने दीजिए। आपको बड़ी जल्दी चिड़चिड़ा लग जाता है। आप सुनिए तो आप तो सुन लीजिए, हमें पूरा हिंदू समाज चाहिए। ये हमारी ताकत, हमारे देश की ताकत जो पूरा हिंदू समाज है उसको तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, उसका तोड़ने का काम सबने किया। और सुनिए, ठीक है, समय खत्म हुआ। ठीक है, समय खत्म हुआ। देखिए यही होता है कि जब सब एक दूसरे के बीच में बोलते हैं तो किसी की बात स्पष्ट तौर पर सुनाई भी नहीं पड़ती है और बात पूरी भी नहीं हो पाती है। लेकिन मुझे लगता है कि घूसखोर पंडित ये नीरज पांडे के स्टैंडर्ड और स्टाइल का टाइटल ही नहीं है। ऐसे टाइटलों से तमाम फिल्म इंडस्ट्री को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बचना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इसको देखने और सुनने के बाद सबसे पहला विचार मन में यही आ रहा है कि नीरज पांडे अपनी फिल्म को बेचने के लिए विवाद का सहारा ले रहे हैं। इसका राजनीतिक मंशा से भी जुड़ाव हो सकता है और मुनाफे वाली मंशा से भी जुड़ाव हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, ये गलत प्रवृत्ति है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए सभी पैनलिस्ट का। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।